हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 11 में स्टैटिस्टिक्स में लास्ट हमने हमारा चैप्टर नंबर 2 था वो कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में हम हमारा जो थर्ड चैप्टर है उसकी हम स्टार्टिंग करेंगे। तो थर्ड चैप्टर है हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और लेट्स गेट स्टार्ट। अब सबसे पहले हम सेंट्रल टेंडेंसी किसे कहते हैं वो हम देखते हैं। Central tendency means in a classified data, the value of variable are concentrated around a certain central value. This characteristics of data is called central tendency। मतलब कि जो हम डेटा को क्लासीफाई करते हैं उसके जो वेरिएबल्स हैं वो कहीं ना कहीं कोई एक सेंट्रल वैल्यू के आसपास कॉन्सेंट्रेटेड हो, कि जो कोई एक वैल्यू के आसपास इंफॉर्मेशन जो है वो हो, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रल टेंडेंसी। The central value around which the value of variable are concentrated is called a measures of central tendency। मतलब कि जो हमारे वेरिएबल्स है जो एक वैल्यू के साथ कनेक्टेड है तो वो जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड अ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एंड सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो कहीं ना कहीं कोई एक डेटा के साथ कनेक्टेड हो और वो जो डेटा है जिस डेटा के साथ वो कनेक्टेड है दैट इज कॉल्ड अ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कि इस तरह से कोई भी डेटा जो है वो कनेक्टेड किस तरह से रह सकते हैं उसके बारे में दिया हुआ है। अब एज अ कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारा डेटा जो है वो कनेक्टेड नहीं रह सकता कोई भी इंफॉर्मेशन के साथ। सो एज अ सेंट्रल टेंडेंसी किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि जब हम वैल्यूज़ को मेज़र करें कि हमारा डेटा जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है, कौन सी इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्टेड है, तो उसके लिए हमें जब भी हम वो कैलकुलेट करें तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो होना ज़रूरी है। तो अब हम वो देख लेते हैं। द सेंट्रल टेंडेंसी विल बी शुड बी वेल डिफाइंड एंड रेगुलेट। मतलब कि वो इजीली हम उसे कैलकुलेट कर सकें और कहीं पे भी वो चेंज ना हो सके। इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेशन। मतलब कि जो भी हम वैल्यू हमें मेज़र करनी है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड और इजीली हम कैलकुलेट कर सकें, ऐसी होनी चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ डेटा, कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारी दी गई है वो सारी इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। इट शुड बी ऑब्जेक्टिव सूटेबल फॉर फर्दर अल्जेब्रिक ऑपरेशंस। के हम अल्जेब्रा के रिलेटेड अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो उस इंफॉर्मेशन के रिलेटेड हो, सूटेबल हो। इट शुड बी अ स्टेबल मेजर। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ एवरेज फाउंड अ डिफरेंट सैंपल ऑफ सेम साइज फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन शुड बी ऑलमोस्ट सेम। कि जो भी हम एज अ मेज़र हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं टेंडेंसी को, तो वो सब मेज़र्स के लिए सेम होना चाहिए। कि जो भी हम कैलकुलेशन करें, कोई भी पॉपुलेशन हो या कोई भी सैंपल हो, जिस तरह से हम कैलकुलेट करें तो वो वैल्यू जो है वो सेम आनी चाहिए। इट शुड नॉट बी अनड्यूली अफेक्टेड बाय अ वेरी फ्यू लार्ज और वेरी स्मॉल ऑब्जर्वेशन। कि यहाँ पे जो भी हम ऑब्जर्वेशंस को एज अ सेंट्रल टेंडेंसी कंसिडर करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ही ज़्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए। कि अगर हमें कैलकुलेशन करनी हो तो वो कैलकुलेशन करते समय हमें कहीं पे भी प्रॉब्लम आए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो ये तो हमने देखे कि कैरेक्टरिस्टिक्स के एज अ सेंट्रल टेंडेंसी कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो। बट अब कौन से ऐसे मेजर्स है कि जिसके थ्रू हम हमारा जो सेंट्रल टेंडेंसी है कि जो वैल्यू है उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखते हैं। अब यहाँ पे अगर हमें सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र करना है, कैलकुलेट करना है, तो 4 मेजरमेंट्स हमें दिए गए। फर्स्ट इज़ एरिथमेटिक मीन और मीन, सेकेंड इज़ जियोमेट्रिक मीन, थर्ड इज़ मीडियन, क्वार्टरलीज डिक्लाइंस एंड परसेंटाइल्स एंड फोर्थ इज़ मोड। तो ये सारी जो मेजर्स है उसे हम डिटेल में कैलकुलेट करेंगे ही, बट यहाँ पे हमें नाम दिए गए इम्पोर्टेंट है कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर एरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, मीडियन, क्वार्टरली डिक्लाइन एंड परसेंटाइल्स एंड मोड। दिस 4 आर अ मेजर्स फॉर द सेंट्रल टेंडेंसी। यहाँ पे हमने मेजर्स तो देख लिए। अब हम फर्स्ट मेज़र जो है वो एरिथमेटिक मीन, उसका मीनिंग और उसे हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो उसके जो प्रैक्टिकल सम्स हैं वो हम यहाँ पे करेंगे।
यहाँ पे एरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन हमें दी गई है। एरिथमेटिक मीन इज अ डिफाइंड एज द वैल्यू ऑब्टेन बाय सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसका टोटल करके डिवाइड बाय कितने हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है उससे हम डिवाइड करें, दैट इज़ कॉल्ड अ एरिथमेटिक। मीन्स कि हमारी जो टोटल वैल्यूज है, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है, उसको हम सम्स मतलब कि उसका टोटल करें डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। द एरिथमेटिक मीन ऑफ वेरिएबल x इज डिनोटेड बाय x बार। अब यहाँ पे x के ऊपर जो लाइन है दैट इज कॉल्ड द x बार। हम एरिथमेटिक मीन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, x बार के फॉर्मेट में। x बार किस तरह से फाइंड करने, तो उसके फॉर्मूलाज यहाँ पे दिए गए। फर्स्ट इज फॉर अनग्रुप डेटा, मतलब कि अगर हमारे पास रो डेटा दिया हो तो हम किस तरह से इन्फॉर्मेशन फाइंड करेंगे। x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n, वेर x इज इक्वल to observations, sigma x is equal to sum of observations and n is equal to total number of observation। अब इसमें भी अगर हमारे पास डेटा बड़ा है तो हम शॉर्टकट मेथड कौन सी यूज़ करेंगे, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d अपॉन n, वेर a इज इक्वल टू अज्यूम मीन, d इज इक्वल टू डेविएशन फॉर्म ऑफ अज्यूम मीन, फिर सिग्मा डी इज इक्वल टू सम ऑफ डेविएशन एंड एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसके बाद अगर ग्रुप डेटा हो हमारे पास, मतलब कि एक्स आई और एफ आई दोनों दी गई हो, तब फॉर्मूला दिया हुआ है डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन का। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, वेर एक्स इज इक्वल टू ऑब्जर्वेशन, वाई इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी एंड एन इज इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी। अब इसका शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। A is equal to assuming, D is equal to x bar minus A and F is equal to frequency and N is equal to total frequency। ये थे डिस्क्रीट वेरिएबल के। अब अगर हमें कंटिन्यूस डेटा दिया हो तब कौन सा फॉर्मूला आएगा, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, वेर x इज इक्वल टू मिड वैल्यू, मतलब कि अगर क्लास दी गई तो हम मिड वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी, देन नंबर ऑफ एंड n इज इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी। अब उसमें भी शॉर्टकट मेथड हमें दी गई है, तो x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन इंटू सी। अब यहाँ पे d हम किस तरह से फाइंड करते हैं, x माइनस ए अपॉन सी, फिर x बार x इज इक्वल टू मिड वैल्यू ऑफ क्लास, a इज इक्वल टू अज्यूमिंग, c इज इक्वल टू क्लास लेंथ एंड n इज इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी। ये एरिथमेटिक मीन किस तरह से फाइंड किया जाता है वो आप आपके 10th स्टैंडर्ड में सीख के आए हो, फिर से हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है और हम ये सम्स जो है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम ये जो मीन फाइंड करने की जो एक्सरसाइज है वो हम यहाँ पे उसके प्रैक्टिकल सम्स है वो हम यहाँ पे करेंगे। अब हम यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज 3.1 है उसका हम फर्स्ट सम जो है वो यहाँ पे करते हैं। द वीकली ग्रोथ इन सेंटीमीटर स्पेलिंग ग्रोथ इन अ नर्सरी आर 1.0, 3.2, 1.4, 1.9, 2.4, 1.6, 1.4, 2.1, 1.3 एंड 1.5। फाइंड द मीन ग्रोथ। अब यहाँ पे हमें मीन फाइंड करना है। हमने इस तरह से ये सारे जो चीज़ें हैं वो हमने लिख ली हैं। जैसा कि आपको पता है कि अगर अनग्रुप डेटा होता है तब मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। अब सिग्मा एक्स आई मतलब ये सारी चीज़ों का टोटल। तो अब हम यहाँ पे ये सारी चीज़ों को एक बार प्लस में हम लिखेंगे 1.0, 3.2, 1.4, 1.9, 2.4, 1.6, यहाँ पे प्लस की निशानी है क्योंकि हमें सम करना है। 1.4 प्लस 2.1 प्लस 1.3 प्लस 1.5। अब डिवाइड बाय n, मतलब कि यहाँ पे टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दैट मीन्स कि यहाँ पे n हमारा कितना आएगा 10। अब यहाँ पे सिग्मा एक्स आई मतलब इन सब का टोटल। अब हम यहाँ पे इन सब का हमने टोटल किया तो कितना आया 17.8। अब 17.8 अपॉन 10। अब 17.8 अगर आप कैलसी के यूज़ से करोगे 17.8 अपॉन 10 देन हमारा आंसर इज 1.78 सेंटीमीटर।
देखा कितना इजी था ये कि यहाँ पे हमने किस तरह से मीन फाइंड किया, इन सब का टोटल डिवाइड बाय n। टोटल दैट मीन्स कि यहाँ पे ये जो हमें डेटा दिया है उसका हमने टोटल किया और डिवाइड बाय n, मतलब कि कितने ऑब्जर्वेशंस हमें दिए गए, 10 ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे टोटल आया 17.8/10। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा मीन कितना आया 1.78 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये हमने हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट किया। अब हम हमारा ये जो सेकेंड सम है वो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें उसके बाद नेक्स्ट सम दिया हुआ है, द मीन एज ऑफ 4 पार्टिसिपेंट इन अ टीम ऑफ रिले रेस was calculated to be 24 years later. It was found that the one participant's age was actually 27 years, which was wrongly recorded as a 25. If there is a rule wherein not possible to participate in this rule, if the mean age of more than 25, can they participate in this age even after the collection of the age? तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 4 पार्टिसिपेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट करें, तो उनका मीन क्या है 24 है। अब यहाँ पे उसके बाद हमें पता चला है कि एक्चुअल में एक जो पार्टिसिपेंट है उसकी एज एक्चुअल में थी 27, बट हमने कितनी रिकॉर्ड कर दी है 25। गेम का एक रूल है कि यहाँ पे 25 मैक्सिमम एज जो है 25 होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे इसे करेक्ट करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से अगर वो पार्टिसिपेट कर सकता है कि नहीं कर सकता। हमें मीन दैट मीन्स कि एक्स बार दे दिया है, कितना दिया है 24, एन दे दिया है 4। अब यहाँ पे नॉर्मली आपको पता ही है कि एक्स बार फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। मीनिंग क्या हुआ, हमें एक्स बार और एन दे दिया है बट हमें एक्स आई नहीं दिया। तो अब हम सबसे पहले एक्स आई फाइंड करेंगे। वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, जो हमें वैल्यूज़ दी गई उसे हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो एक्स बार की वैल्यू हमें दी गई है 24 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई हमें यहाँ पे फाइंड करना है, तो वो हमने लिखा एज इट इज सिग्मा एक्स आई और एन कितना दिया है 4। अब यहाँ पे आपको पता है कि डिवाइड है तो सामने की साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। देयरफॉर सिग्मा एक्स आई इज इक्वल टू 24 इंटू 4 इज इक्वल टू 96। तो यहाँ पे हमारा सिग्मा एक्स आई कितना है 96। अब यहाँ पे हमने आगे देखा कि सम में क्या लिखा हुआ है कि इस 96 में एक पार्टिसिपेंट है, उसकी एक्चुअल एज थी 27 बट हमने बाय मिस्टेक कितनी ले ली है 25। तो अब यहाँ पे हमें मिस्टेक जो है वो हमें सुधारनी होगी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 96 है उसमें से सबसे पहले हम यहाँ पे रॉन्ग हमने क्या लिया है 25 एज ले ली है। एक्चुअल में हमें कितनी लेनी थी 27 बट हमने कितनी ले ली 25। तो वो जो गलत हुई है उसे हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस करेंगे, क्योंकि हमने गलत ली है इसलिए 96 माइनस 25। अब इसमें भी हम यहाँ पे क्या करेंगे प्लस क्या करेंगे कि जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट हमें कितना लेना था यहाँ पे 27। अब यहाँ पे 96 में से हमने जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी वो हमने माइनस कर दी और करेक्ट इन्फॉर्मेशन थी वो हमने प्लस कर दी। तो कितना आएगा हमारा टोटल 98। तो ये हमारा एक्चुअल में जो हम बोल सकते हैं कि सिग्मा एक्स आई जो है वो हमारा ये होना चाहिए था। अब इसके ऊपर से हम यहाँ पे हमारा जो एक्स बार है वो हम फाइंड कर सकते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू 98/4। तो यहाँ पे 98/4 हम करेंगे तो हमारी एवरेज एज कितनी है 24.5 ईयर्स। अब यहाँ पे हमें क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो रेस है उसमें मिनिमम मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए थी 25। अब यहाँ पे हमने करेक्ट मीन फाइंड कर लिया है। करेक्ट मीन कितना है 24.5, मतलब कि यहाँ पे ये जो पार्टिसिपेंट वो पार्टिसिपेट कर सकता है। यहाँ पे इस सम में कुछ भी नहीं था, आप बहुत ही ज़्यादा इजी सम था। आपको क्या करना था, यहाँ पे आपको एक्स बार दे दिया था, एन दे दिया था। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना था एक्स आई, क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्स आई में इंक्लूडेड हो गई थी गलत इन्फॉर्मेशन। तो हमें सबसे पहले एक्स आई फाइंड करना था। हमने एक्स आई फाइंड किया, कितना है 96। अब उस 96 में हमें जो गलत इन्फॉर्मेशन जो हमने ऐड की थी वो हम माइनस करेंगे और जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो हम प्लस करेंगे। तो गलत इन्फॉर्मेशन क्या थी 25, तो वो हमने माइनस किया और सही जो था वो हमने प्लस किया। तो कितना आया हमारा सिग्मा एक्स आई 98। अब उसके ऊपर से यहाँ पे सिग्मा एक्स आई के ऊपर से हमने यहाँ पे मीन फाइंड किया, करेक्ट मीन जो हम कह सकते हैं वो करेक्ट मीन हमने कितना फाइंड किया 24.5। अब यहाँ पे पार्टिसिपेंट की एज जो है 25 से अगर ज़्यादा होती तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था, बट यहाँ पे कितनी है 24.5, इसलिए ये जो पार्टिसिपेंट है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है। देखा कितना इजी सम था, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम हमारा जो नेक्स्ट सम है थर्ड सम नंबर 3 वो हम करेंगे। थर्ड सम हमें दिया हुआ है, द फॉलोइंग टेबल इज गिव्स द डायग्राम ऑफ अ डिफरेंट स्क्रूज सिलेक्टेड फॉर अ लार्ज consignment.
फाइंड द मीन डायमीटर। अब यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है उसके ऊपर से यहाँ पे मीन फाइंड करना है। जैसा कि आपको पता है कि अगर हमारे पास XI और FI दोनों दी गई होती है तब हम किस तरह से फाइंड करते हैं सब मीन। तो अब हम इसे देखते हैं किस तरह से यहाँ पे हम मीन फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें FI और XI फाइंड करना पड़ेगा। अब FI XI फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे टेबल बनाना पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे टेबल बनाया। टेबल में हमने क्या लिखा है, डायामीटर ऑफ स्क्रू, दैट मीन्स ये हुआ हमारी XI एंड नंबर ऑफ स्क्रू, तो ये हुआ हमारी FI और FI XI मतलब कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन। डायामीटर कितना दिया है 30, इस तरह से यहाँ पे डायमीटर एंड फ्रीक्वेंसी। अब हम यहाँ क्या करेंगे, FI और XI का मल्टीप्लाई, दैट मीन्स इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 30 × 4 तो कितना आएगा 120, 35 × 10 350, 40 × 15 600, फिर 45 × 8 360, 50 × 5 250 एंड 55 × 3 दैट मीन्स कि 165। अब यहाँ पे हमें FI XI का टोटल सिग्मा FI XI दैट मीन्स कि यहाँ पे FI XI का हम टोटल करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सिग्मा FI XI आएगा 1845। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट किया हुआ है। आपको भी ये जो टोटल है वो कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करना है। अगर आप कैलकुलेटर में सारे डिजिट्स डालोगे तो हमारा टोटल कितना आएगा 1845। सेम इट इज़ अगर अब यहाँ पे n मतलब क्या हुआ हमारे लिए सिग्मा F। तो अब सिग्मा F दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें टोटल करना पड़ेगा। तो हमारा n का टोटल कितना आएगा, अगर मैं n का टोटल करती हूँ तो कितना आएगा 45। तो यहाँ पे इस तरह से हमने सिग्मा FI XI भी फाइंड कर लिया और n भी फाइंड कर लिया। अब फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन n। अब यहाँ पे सिग्मा FI XI हमें कितना दिया हुआ है, जैसा कि अभी हमने फाइंड किया 1845 अपॉन 45। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा आंसर 41। दैट मीन्स कि यहाँ पे मीन कितना आया 41 mm। क्योंकि यहाँ पे mm मैंने क्यों लिखा, आपको सम में आके डायमीटर ऑफ स्क्रू में इन ब्रैकेट आपको mm दिया हुआ, इसलिए यहाँ पे मैंने mm लिखा। देखा कितना इजी सम था, ये हमने कर लिया। उसके बाद का हमारा यहाँ पे नेक्स्ट सम दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें सम में दिया हुआ है द मार्क्स इन द टेस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आर एज फॉलो, फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ दिस क्लास। अब यहाँ पे हमें क्लास दी गई है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब कि फ्रीक्वेंसी दे दी है। तो उसके ऊपर से यहाँ पे हमें क्या करना है, मीन जो है वो हमें फाइंड करना है। अब मीन फाइंड करने के लिए यहाँ पे टेबल हमें बनाना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि हम टेबल किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से टेबल बना है। सबसे पहले मार्क्स मतलब कि जो क्लास दी गई है वो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी, मिड वैल्यू क्योंकि हम मिड वैल्यू दैट मीन्स कि x, क्योंकि उसके ऊपर से हम यहाँ पे फाइंड करेंगे d, क्योंकि वैल्यूज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ी है इसलिए हम यहाँ पे d फाइंड करेंगे, मतलब कि शॉर्टकट मेथड से यहाँ पे हम करेंगे x माइनस a अपॉन c एंड लास्ट में fd दैट मीन्स fi एंड di का मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मार्क्स लिखते हैं। तो हमें क्लास दी गई है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, फिर 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड लास्ट में हमें दिया गया है 60 to 70। उसके बाद यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है 3, 5, 12, 16, 11, 5 एंड 4। अब यहाँ पे हमें मिड वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी क्योंकि हमें यहाँ पे मीन फाइंड करने के लिए हमें XI चाहिए, बट हमें यहाँ पे क्या दी गई है, क्लास ही दी गई, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, मीन फाइंड करेंगे। तो मीन हम मिड वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करते हैं, अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू डिवाइड बाय 10 दैट मीन्स 10 + 0 अपॉन 2 हम करेंगे तो कितना आएगा 5, फिर 20 + 10 अपॉन 2 दैट मीन्स 30 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा 15। तो आप देख ही रहे हो कि यहाँ पे कितना का डिफरेंस है 10 का, मतलब कि हमारी क्लास लेंथ कितनी आएगी यहाँ पे 10। तो यहाँ पे हमने लिखा 25, फिर 35, 45, 55 एंड 65। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि आप देख रहे हो कि ईच क्लास के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है 10 का, तो इसलिए हमारी मिड वैल्यू भी क्या आएगी 10 का डिफरेंस की आएगी। अब यहाँ पे
हमें आप देख रहे हो कि अगर ये दोनों चीज़ों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा मल्टीप्लाई होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक अज्यूम करेंगे मीन को, कि जो नॉर्मली बीच की वैल्यू होती है ना ही बहुत बड़ी होती है और ना ही बहुत छोटी होती है। तो अब यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे हमारी बीच की वैल्यू कौन सी आ सकती है। टोटल कितने दिए गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे अगर हम 35 को लेते हैं एज अज्यूमिंग, तो यहाँ पे पूरी बीच की वैल्यू हो जाएगी, 3 ऊपर आ जाएंगे और बाकी के 3 ऑब्जर्वेशंस नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा a इज इक्वल टू 35 एंड c इज इक्वल टू 10, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्लास लेंथ जो है वो सेम आ रही है। अब यहाँ पे डिफाइन करने का फॉर्मूला हमें क्या दिया हुआ है, आप देख ही रहे हो यहाँ पे x माइनस है, दैट मीन्स 5 माइनस 35। तो 5 माइनस 35 करेंगे तो कितना आएगा, -3 अपॉन 10, दैट मीन्स -30 अपॉन 10 करेंगे तो कितना आएगा, -3। फिर सेम इट इज़ 15 माइनस 35 मतलब कितना आएगा, -20 अपॉन 10, दैट मीन्स -2। फिर 25 माइनस 30, दैट मीन्स कितना आएगा, -10 अपॉन 10 करेंगे तो कितना आएगा, 1। अब एक से यहाँ पे दी गई है 35 माइनस 35 करेंगे तो 0 अपॉन 10, दैट मीन्स 0। अब यहाँ पे 45 माइनस 35, दैट मीन्स 10 अपॉन 10, दैट मीन्स 1। 55 माइनस 35, दैट मीन्स 20 अपॉन 10, दैट मीन्स 2। एंड 65 माइनस 25, दैट मीन्स कितना आएगा, यहाँ पे हमें 30 अपॉन 10, दैट मीन्स 3। हमेशा याद रखना है, हमें xi में से a माइनस करना है, a माइनस xi नहीं करना है। और आप लोगों को देखना है कि जो अज्यूमिंग आ रहा है उसका अगर क्लास रेफरेंस जो है सेम आता है तभी हम इस तरह से लिख सकते हैं, अदरवाइज़ हमें पूरी जो प्रोसीजर है वो करना ज़रूरी है। दैट मीन्स xi माइनस a अपॉन c जो है वो हमें करना ज़रूरी होता है। अब हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, f हमारे पास है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, fi एंड di करेंगे। दैट मीन्स 3 इंटू -3, दैट मीन्स -9 5 माइनस 2, दैट मीन्स -2 12 इंटू -1, दैट मीन्स कितना आएगा, -12। 16 इंटू 0 11 इंटू 1 11 5 इंटू 2 10 4 इंटू 3 12। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा टोटल आया है। अब हमें यहाँ पे पहले हम यहाँ पे माइनस का टोटल करेंगे और फिर प्लस का। एक्चुअल में हमें टोटल सबका आना चाहिए, तो पहले हमने यहाँ पे माइनस का टोटल किया, तो यहाँ पे माइनस का हमारा टोटल कितना आ रहा है, 31। और प्लस का हमने टोटल किया तो प्लस का टोटल हमारा है 33। आपको पता ही है प्लस माइनस माइनस, तो 33 माइनस 31 तो कितना आएगा हमारा यहाँ पे सिग्मा FD कितना आएगा, 2। और अब n का टोटल करेंगे तो n हमारा यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 56। तो यहाँ पे इस तरह से हमने टोटल किया। इस तरह से यहाँ पे हमने टेबल प्रिपेयर किया, हमने मिड वैल्यू फाइंड की, फिर हमने DI फाइंड किया। आपको हमेशा याद रखना है जब भी हम DI फाइंड करेंगे तो क्लास लेंथ देखने के बाद ही हमें यहाँ पे ये जो सम है वो हमें करना है। अब हम यहाँ पे मीन फाइंड करेंगे, तो मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ पे A प्लस सिग्मा FD अपॉन n इंटू C, क्योंकि यहाँ पे ये हमने शॉर्टकट मेथड से किया है। तो A हमारे यहाँ पे दिया हुआ है 35, सारी वैल्यूज हमें मिल चुकी है। FD हमें दिया है 2, n हमारा है 56 इंटू C, दैट मीन्स 10। इस तरह से यहाँ पे हमने किया। अब हम क्या करेंगे, 2 इंटू 10 अपॉन 56, दैट मीन्स 35 प्लस 20 अपॉन 56, मतलब 35 प्लस, अब 20 अपॉन 56 अगर आप कैलकुलेटर में करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.36। तो यहाँ पे हमारा x बार कितना आया, 35.36, दैट इज़ आवर मीन। क्लियर हुआ ये कितना इजी सम था, देखा आपने, हमने ये कितना फटाफट ये सम कर लिया है। कुछ भी नहीं था, यहाँ पे हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, उसके ऊपर से यहाँ पे हमने ये जो वैल्यूज़ थे उसे हमने फॉर्मूले में प्रेजेंट किया। अब हमारा नेक्स्ट सम यहाँ पे दिया हुआ है।
सम नंबर 5 में कहा गया है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन टॉक टाइम नोटेड फॉर 70 कॉल्स ऑफ अ सर्टेन मोबाइल फ़ोन यूजर्स, फाइंड द मीन टॉक टाइम। अब यहाँ पे हमें क्लास दी गई, किस तरह से दी गई, <4, <8, <12, <16 एंड <20। और ये जो हमें दी गई फ्रीक्वेंसी वो हमारे लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब यहाँ पे हमें क्लास बनानी पड़ेगी। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है क्लास में, <4। तो ऑब्वियसली अगर टॉक टाइम स्टार्ट होगा तो 0 से, तो हमारी फर्स्ट क्लास क्या आएगी 0 to 4, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दिया <4, मतलब कि 0 से ज़्यादा और 4 से कम। फिर दिया हुआ है <8, मतलब कि 4 से ज़्यादा बट 8 से कम, क्योंकि यहाँ पे हमें क्लास बनानी है, इस तरह से बनेगी। फिर है <12, दैट मीन्स 8 से ज़्यादा और 12 से कम। फिर आएगी <16, दैट मीन्स 12 to 16। एंड लास्ट में आएगा <20, दैट मीन्स 16 to 20। अब हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे तो जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही पता है कि दैट इज अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे फर्स्ट हमने लिखा 20, सेकंड हमें दी हुई है 42, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्यूमुलेटिव है तो सेकंड में से हम माइनस करेंगे। 42 माइनस 20 किया तो हमारा आंसर कितना है 22। फिर 57 माइनस 42, दैट मीन्स 15, 65 माइनस 57 8 एंड 70 माइनस 65 5। और जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा एन कितना दिया हुआ है 70। अब उसके बाद यहाँ पे हमें मीन फाइंड करने के लिए मिड वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, दैट मीन्स कि एक्स। मिड वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू अपॉन 2, दैट मीन्स 4 प्लस 0 अपॉन 2 किया तो 2। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 4 का, तो यहाँ पे हमने सारी मिड वैल्यूज उसमें 4 प्लस किया, दैट मीन्स 2 6 10 14 एंड 18। तो इस तरह से यहाँ पे हमें मिड वैल्यू मिल गई। अब हमें डी फाइंड करना है, तो डी फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए ए। तो कोई आपको हमें यहाँ पे ए फाइंड करना है, तो ए हम इस तरह से फाइंड करेंगे कि जो ना ही बहुत ही ज़्यादा बड़ी भी ना हो, बहुत ही ज़्यादा छोटी भी वैल्यू ना हो। इसलिए यहाँ पे हमने ए कितना फाइंड किया है 10। तो अब यहाँ पे सबसे पहले xi माइनस ए, दैट मीन्स 2 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा -8 अपॉन 4, दैट मीन्स कितना आएगा -2। फिर 6 माइनस 10, दैट मीन्स -4 अपॉन 4, दैट मीन्स -1। इस तरह से यहाँ पे हमने क्या 10 माइनस 10 0, 14 माइनस 10 4 अपॉन 4, दैट मीन्स 1 एंड 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8 एंड 8 अपॉन 2, दैट मीन्स 8 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हमें डी आई भी मिल गया। अब हम FIDI करेंगे 20 माइनस इंटू -2, दैट मीन्स -40। फिर 22 इंटू -1 -22, 0 8 इंटू 1 8 5 इंटू 10 5 इंटू 2 10। अब यहाँ पे हमने माइनस का, पहले हमने यहाँ पे प्लस का एंड देन आफ्टर माइनस का हम यहाँ पे टोटल करेंगे। अब यहाँ पे हमने माइनस का टोटल किया तो यहाँ पे हमारा टोटल आया -62 और प्लस का हमने टोटल किया तो कितना है +18। तो जैसा कि आपको पता है प्लस माइनस माइनस। अब 62 माइनस 18 हम करेंगे तो कितना आएगा 44 और बड़ा कौन है यहाँ पे 62, दैट मीन्स आगे निशानी कौन सी आएगी माइनस के। अब हम यहाँ पे मीन फाइंड करते हैं तो मीन फाइंड करने का फॉर्मूला है x² इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FIDI अपॉन n इंटू सी। इस तरह से यहाँ पे हमने लिखा। ए हमने देखा कितना था 10 प्लस -44 अपॉन 70 इंटू 4। अब यहाँ पे जैसा कि आपको पता ही है प्लस माइनस माइनस। अब 44 इंटू 4, अब यहाँ पे हमने किया तो कितना है 176 अपॉन 70। अब यहाँ पे 176 अपॉन 70 किया तो हमारा आंसर कितना आया 2.51। वो यहाँ पे माइनस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे FIDI जो है वो हमारा नेगेटिव आया था, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस किया है। तो यहाँ पे 10 माइनस 2.51, दैट मीन्स कि यहाँ पे कितना आएगा हमारा 7.49 मिनट्स। तो देखा आपने कितना इजी सम था। यहाँ पे ये जो है हमें क्लास नहीं दी गई थी तो हमने पहले क्लास प्रिपेयर की, फिर फ्रीक्वेंसी प्रिपेयर की, मिड वैल्यू प्रिपेयर की, डी फाइंड किया, देन लास्ट में FIDI और उसके ऊपर से यहाँ पे हमने मीन फाइंड किया। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे हमारे जो मीन फाइंड करने के जितने भी मेथड्स थे वो यहाँ पे हमने कंप्लीट की। आई होप आप लोगों को आज हमने जितने सम्स किए वो सारे सम्स आपको समझ में आ गए होंगे।
बहुत ही ज़्यादा इजी सम्स थे। ये सारे सम्स आप आपके 10th स्टैंडर्ड में भी करके आए हो, बट थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके हमने यहाँ पे किए हैं। ये सम्स आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं, करने हैं, सॉल्व करने हैं, और उसके साथ साथ ये तो सम आपको नोटबुक में सॉल्व करने हैं, बट यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जो होमवर्क दिखाई दे रहा है, इलस्ट्रेशन 1 to 9 एंड प्रैक्टिकल 3.1 के 6 and 7, ये आपको आपकी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी सम्स है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसका ही जो मीन का जो सेकेंड टाइप है, कंबाइन मीन, वो हम करेंगे। थैंक यू।